पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के शरणार्थियों का छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र में बसाहट और 1958 की दंडकारणीय परियोजना से सरगुजा के विकास का आह्वान। हम लोग आदिवासी, हम लोग के पास मतलब उतना पैसा नहीं है, तो इन लोग आए दिन हम लोग को परेशान करते रहते हैं। मेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है सर। ये पुनवास का ज़मीन में जो है बहुत बड़ा खेल रहता है। ज़मीन एक बार बिकने के बाद में 10 बार बिकने के बाद जो सवाल आता है, 10 साल पहले जो ज़मीन 1 लाख रुपये डिसमिल में बिका, 10 साल बाद वही ज़मीन 10 लाख रुपये डिसमिल हो जा रहा है। इसके बीच में रजिस्ट्री नहीं हो पाता है। थोड़ा सा ज़मीन मालिक को भी लालच आ जाता है, कुछ खरीदारों को लालच आ जाता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा जहां दंडकारणीय परियोजना के माध्यम से बंगाली शरणार्थियों को आदिवासी भूभाग पर बसाया गया ताकि आदिवासियों के क्षेत्र को एकीकृत और उन्नत किया जाए। पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार और युद्ध के बाद उपजी विपरीत परिस्थितियों और दंगों से त्रस्त होकर शरणार्थी भारत के साथ ही रहना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने तब उनकी पीड़ा समझी और उन्हें भारत में शरण दी। One thing I must say that I am absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. उस दौरान सरकार ने 19 केंद्रीय शिविरों के साथ 7 राज्यों में 825 शिविर स्थापित किए, जिनमें से कुछ की आबादी 50,000 तक थी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास किया कि भोजन की कोई कमी ना हो। FCI के गोदामों में बफर स्टॉक की व्यवस्था की गई। दंडकारणीय विकास प्राधिकरण पूर्वी पाकिस्तान से आए बेघर शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए स्थापित किया गया था, जो शिविर में निराशाजनक जीवन जी रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार के शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग के अनुसार जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी की संख्या लगभग 6 मिलियन अर्थात 60 लाख थी और 1981 में यह संख्या 8 मिलियन अर्थात 8 लाख की हो गई। ऐसा माना गया था कि दंडकारणीय परियोजना बंगाली शरणार्थियों और वहां रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए 1958 में दंडकारणीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसमें क्षेत्र की जनजातीय आबादी के हितों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्रत्येक परिवारों को 7 एकड़ जमीन दी गई, जिसमें 6.5 एकड़ खेती के लिए और आधा एकड़ घर और बड़ी के लिए, घर और खेती के लिए आर्थिक सहायता भी समय समय पर दी गई। लेकिन सरगुजा जिले में वर्तमान स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है। यहाँ के आदिवासियों और मूल निवासियों का आरोप है कि 1960 से 70 के दशक में बसाए गए शरणार्थी आज कई इलाकों में बहुसंख्यक हो गए हैं और वे आदिवासियों के अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। अभिवाजित सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में शरणार्थियों को भूमि कृषि व पशुपालन हेतु आवंटित की गई थी। उस भूमि को शरणार्थियों ने स्वास्थ्य, विवाह आदि के खर्च के कारण स्थानीय निवासियों को अनुबंध कर बेच दिए, जिस पर स्थानीय लोग 25 से 30 वर्षों से घर बना कर रह रहे हैं। लेकिन आए दिन राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा दर्ज न होने के कारण शरणार्थी स्वयं या भू माफिया के माध्यम से अन्य व्यक्ति को अधिक रुपए लेकर बेच देते हैं, जिससे वर्षों से घर बनाकर रह रहे लोगों से अनावश्यक वाद विवाद व मारपीट जैसी स्थिति निर्मित होती रहती है। सर, बंगाली जमीन हम लोग 1998 में खरीदे थे। इसके बाद में हम लोग को पैसा नहीं था तो धीरे धीरे खरीदे। इसके बाद में 2002 में लिखा पढ़ी करवाए, एग्रीमेंट करवाए। इस पहले किराया घर में रहते थे। इसके बाल बच्चे को छोटे छोटे थे तो यहाँ अंबिकापुर में रह के बाल बच्चे को पढ़ाई करवाएंगे। किराया घर में नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग अपना छोटा सा घर बना के अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे बोल के हम लोग 5 डिसमिल खरीदे शुरू। धीरे धीरे 1-2 डिसमिल करके 12 डिसमिल हो गए। उस समय बहुत परेशानी, रोड नहीं था, बिजली कुछ नहीं था, तो उस समय ज़मीन का कीमत भी कम था साहब। हम लोग उन लोगों के पास उस समय पट्टा नहीं था। ज़मीन बेचने के बाद उन लोग पट्टा बनवाए। फिर अभी बोलते हैं कि पूरा ज़मीन रिकॉर्ड हम लोग का में है, तो उन लोग का कुछ नहीं है। और अभी का रेट में पैसा दो वरना खाली करो।
उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। सरकार के द्वारा दिए गए शरणार्थियों की जमीन का वह दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। इसलिए भूमाफियों का गिरोह शरणार्थियों के गिरोह के साथ मिलकर भोले भाले आदिवासियों की जमीन को कूट रचना कर हथियाने का प्रयास भी लगातार जारी है। यहाँ तक कि कई भोले भाले आदिवासियों की हत्या तक का आरोप शरणार्थियों के गिरोह पर लग चुका है। तो यहाँ रूम में लेके पढ़ रहे थे, फिर परेशानी हो रहा था और उसी परेशानी को झेलते झेलते हम लोग सोचे कि ज़मीन ले लें। अब इधर ज़मीन ढूंढे और इन लोगों को भी ज़रूरत था पैसों का, तो मतलब 3000 रुपये डिसमिल करके हमको दिए थे, तो हम लोग ले लिए। फिर तुरंत घर बना के रहने लगे। उन लोग पैसा का ज़रूरत था, डिलीवरी होने वाला था और उसको बोर कराना था, तो हमसे पैसा लिए कि हमारा काम नहीं चल रहा है, बोर कराएंगे और डिलीवरी के लिए पैसा का ज़रूरत है कह के पैसा मांगे। तो हम लोग सोचे कि ज़मीन ले लेते हैं तो हम लोगों का भी सुविधा हो जाएगा, ये कह के हमने ले लिया। और उन लोग बोले थे कि कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन आपके डेट में, आज के डेट में पैसा मांगते हैं कि 3 लाख रुपया डिसमिल दो, इस हिसाब से ज़मीन का रेट बढ़ गया है बोल के। तो हम लोग कहाँ से देंगे? और पहले का क्या स्थिति था और अभी का क्या स्थिति हो गया, उसको उन लोग अभी का स्थिति में लेते हैं। उक्त संदर्भ में सरकार के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में भयानक परिणाम देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने बस्तर में बसाए गए शरणार्थियों के संदर्भ में कहा था कि इन शरणार्थियों ने आदिवासियों की घर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये शरणार्थी जंगल काट रहे हैं और उस पर कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी लड़कियों से ब्याह कर ये चुनावी राजनीति में घुस गए हैं। सच कहे तो इनके कारण आदिवासी समाज संकट में आ गया है। हम लोग आदिवासी, हम लोग के पास मतलब उतना पैसा नहीं है, तो इन लोग आए दिन हम लोग को परेशान करते रहते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? सब जगह मंत्री लोग के पास जाते हैं, सब मंत्री लोग के पास गए हैं। यहाँ तक कि रमन सरकार थे, उस समय रमन सरकार के पास भी गए थे हम लोग। विडंबना की बात यह है कि जिस परियोजना का हवाला देकर आदिवासी बाहुल क्षेत्र में शरणार्थियों को बसाया गया था, जिसमें 13 अनुभाग थे, जैसे कृषि, वानिकी, औद्योगिक, कार्यशाला, शिक्षा आदि, इसमें से एक भी योजना का लाभ यहाँ के आदिवासियों को नहीं मिला। जिन क्षेत्रों में यह परियोजना लागू हुई, जैसे बस्तर, रायगढ़, उड़ीसा के लोग, विशेषकर आदिवासियों, जिनमें से कुछ को बांधों और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 2 बार विस्थापित किया गया है। उड़ीसा में विस्थापन के कारण सबसे अधिक प्रभावित कोरापुट क्षेत्र है, जहां प्राकृतिक संसाधनों की सर्वाधिक मात्रा है। दंडकारणीय परियोजना में भेदभाव भी देखने को मिला है, जहां 70% भूमि और संसाधन बांग्लादेशी शरणार्थियों को दे दिए गए तथा केवल 30% भूमि आदिवासियों के कल्याण के लिए छोड़ी गई, जो परियोजना से सबसे अधिक प्रभावित हुए। भारत ने भी इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और कई तरह से उनकी मदद की। यहाँ तक कि केवल आश्रय देना भी भारत की ओर से एकमात्र योगदान नहीं था, क्योंकि इससे कम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए नरसंहार का शिकार होने से बचाया। अगर इस स्वागत का परिणाम यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को प्रताड़ित होकर चुकाना पड़ रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। न्यूज संस्थाओं की माने तो यहाँ का राजस्व अमला भी यहाँ के आदिवासियों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसका साक्षात प्रमाण छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिला कि पटवारी से लेकर एसडीएम, जिसे अनुविभागीय दंड अधिकारी कहा जाता है, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। इनका पट्टा सट्टा बना ही नहीं था। पट्टा बनेगा उस दिन सारा चीज़ का हम रजिस्ट्री कर देंगे, इन लोग बोले, है ना। आज आंखें देखी, इन लोगों का पट्टा बन गया और आज बोल रहे हैं कि इन लोग की पैसा और दीजिए, है ना। और जबरदस्ती भैया ले लीजिए, दुख दर्द था उस समय, है ना, ले लीजिए ज़मीन बोले, तो भैया मैं पैसा उस समय देने नहीं पाऊंगा जी, मजदूर आदमी हूँ, है ना। जिस समय में इस ज़मीन को लिया, उस समय मैं मजदूर कर रहा था 25 रुपया दिन भर में रोजी,
25 रुपये रोजी काम कर रहा था। ए भैया बहुत परेशान है मेरे को, ए भैया जी, ए भैया इसे बोलने लगे। तो ज़्यादा तो मेरे पास पैसा नहीं था, वही 200-300 रुपया था, अपना खा पी करके उतना बचाया था। पहले बात में देते रहिएगा, इसे बोले तो सकूँगा तो वापस कर दूँगा और नहीं सकूँगा तो ज़मीन में ही दे दूँगा भैया। अच्छा कैसे डिसमिल दोगे? अरे 3000 रुपया। हाँ नहीं सकूँगा भैया, है ना। मजदूर आदमी में उतना कहाँ से ला पाऊँगा जी मैं, है उसे बोल बुला देखे भाई। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 2311/21/2011 FRA दिनांक 12/2/2024 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के अधिभागोधीन भूमि को सुरक्षित करना तथा भूमि की व्यपवर्तन से होने वाली विस्थापनों से सुरक्षा देने के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उसके बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यालय रायपुर के द्वारा राज्य के समस्त जिलों यह आदेश दिया गया कि अपने जिले में अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहण व्यपवर्तन संबंधित समस्त कार्यवाही उपरोक्त अनुच्छेद अधिनियम नियम के पालन में करना सुनिश्चित करें, जिससे भविष्य में अनुसूचित जनजातियों के हितों की संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उचित रूप से सुरक्षा की जा सके। समाज जो है यहाँ पर जो बंगाली पुनर्वास के तहत हम लोग को जो ज़मीन मिला था वो 56 से मिलना चालू हो गया था। 56 से जब हम लोग को ज़मीन मिला उस समय हमारे साथ में एक माइग्रेशन लेटर दिया गया था कि आप अगर इस ज़मीन पे 10 साल तक निवासरत रहेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे तो आपको भू स्वामी का अधिकार का पट्टा दे दिया जाएगा। परंतु यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जब MP था उसके बाद छत्तीसगढ़ बना, आज तक किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री या तो कलेक्टर इस पे पहल नहीं की है। लेकिन पिछले शासनकाल में हमने बंग समाज की तरफ से आवाज़ उठाए और मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया था, मंत्रालय में पास हुआ था। उसके बाद राज्यपाल से भी पास हुआ कि जो 20 साल तक निवासरत है ज़मीन में उसको तत्काल जांच करके उनको भूस्वामी पट्टा दे दिया जाए। मगर उसके बाद उस पर भी कोई भी कलेक्टर द्वारा पहल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये पुनर्वास का ज़मीन में जो है बहुत बड़ा खेल रहता है। ज़मीन एक बार बिकने के बाद में 10 बार बिकने के बाद जो सवाल आता है, 10 साल पहले जो ज़मीन 1 लाख रुपये डिसमिल में बिका, 10 साल बाद वही ज़मीन 10 लाख रुपये डिसमिल हो जा रहा है। इसके बीच में रजिस्ट्री नहीं हो पाता है। थोड़ा सा ज़मीन मालिक को भी लालच आ जाता है, कुछ खरीदारों को लालच आ जाता है, कुछ खरीदार जो दलाल के रूप में काम कर रहे हैं वो भी जाके उन लोग को रेट बढ़ा के देने के बात करते हैं। इस हिसाब से वो ज़मीन 2 बार 4 बार 6 बार बिकना चालू हो जाता है। जबकि अगर कलेक्टर पहल करे, कलेक्टर को जो राज्यपाल का आदेश मिला है उसका कॉपी हम लोग के पास भी है, अगर उस आदेश पे पहल करे तो हम लोग को भूस्वामी अधिकार का पट्टा मिल सकता है। और मिलने के बाद ज़रूरत के हिसाब से हम लोग 2 डिसमिल 4 डिसमिल बेच के अपना जो मुसीबत आता है, बीमारी बुखार का या शादी विवाह का या तो लड़के लोगों को सेटिंग करना, बिजनेस में लगाना, क्योंकि नौकरी मिलना है नहीं, तो इस हिसाब से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, 1 एकड़ ज़मीन बेच के अगर 5 लाख रुपये एडवांस मिलता है तो 5 डिसमिल का रेट मिलता है। अब बाकी ज़मीन का पैसा 10 साल 8 साल 9 साल इसमें मिलता है। इसलिए ज़मीन के विषय में हमारे बंग समाज के आदमी ठगा जा रहे हैं। 2003 में हम लोगों ने 2-3 व्यक्ति घूमते घूमते आए थे, 2-3 लेडीज़, तो हमको पता चला कि ये ज़मीन बिक्री नमा करने वाली है। तो हमको ज़रूरत था मकान बनाने के लिए, तो हम उसके यहाँ गए घर में। तो हम पूछे कि भाई आप सुने हैं कि ज़मीन बेचोगे क्या? तो बोली कि हाँ मेरे को बेचना तो है ज़मीन, बोले कि मेरे लड़की का शादी करना है। फिर जब हम लोग बोले कि ठीक है, तो फिर हम लोग ये बोले कि हमारे पति बोले कि इनका ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होता है तो इनकी ज़मीन को नहीं लेंगे। पर ये फोर्स करने लगी, ये जो जिसकी प्लाट है वो बोलने लगी कि नहीं दीदी ले लीजिए, मैं करवा दूंगी, रजिस्ट्री करवा दूंगी, आप लोग ले लीजिए। कई बार मेरे यहाँ गई, फोर्स करी, तब जाके इसका प्लाट हम लोग लिए। तो रोने लगी कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा जात बिरादरी वाला, मैं अकेले हूँ, बेवा हूँ, तो आप मेरा ज़मीन ले लीजिए ले लीजिए। बहुत कोशिश करी, फोर्स करी, तब हमारे यहाँ मतलब तैयार हुए कि चलो ले लेते हैं। तो मैं बोली 10 डिसमिल का मैं बोल रही थी, बोले कि नहीं 5 डिसमिल लेंगे।
तो 5 डिसमिल हम लोगों ने जमीन लिए सर और उसको पैसा दिए। सरकार को जल्द ही शरणार्थियों की भूमि को लेकर एक नया कानून बनाना चाहिए ताकि ऐसे आदिवासी जो शरणार्थियों से 25 से 30 साल पहले जमीन खरीदकर घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं उनको उनका अधिकार मिल सके।